और आइए बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े दंगल की। इस दंगल को जीतने की कवायद में जुटी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने बलिया में एक चुनावी रैली की। यहां मायावती ने मतदाताओं से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के दागी चेहरों की बजाय बीएसपी उम्मीदवारों को तरजीह देने की अपील की। और जिस समाजवादी पार्टी को यहां अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है, ऐसी स्थिति में अब आपको व आपके जिले की आम जनता को भी ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को, क्या आप लोग और आपके क्षेत्र की जनता क्या सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे, या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनके खास नंबर 1 के चेले श्री अमित शाह भी फिर से यहाँ सन 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रदेश की आम जनता को किस्म किस्म के हवाई व गलत एवं झूठे आश्वासन आदि देकर तथा अपने विरोधियों पर जबरदस्ती की अनाप शनाप बयानबाजी करके भी इन्हें गुमराह करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तो भी अब ये लोग इस चुनाव में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर करारा हमला बोला। अखिलेश ने प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे पर बहस की सीधी चुनौती भी दे डाली। दिखाओ आप गंगा मैया की कसम के मैं काशी में 24 घंटे बिल्ली नहीं दे रहा हूं। और मैं तो कह सकता हूं कि समाजवादी एम्बुलेंस 2 करोड़ के लगभग लोगों को उससे मदद पहुंची है। न जाने कितने लोगों की जान बची होगी। कहीं भेदभाव किया हो। हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जब भी आए वो जिस जिले में जाएं सभा करें, कम से कम उस जिले में उनकी सरकार के माध्यम से कौन सा बड़ा काम हुआ है, कम से कम उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं तो समाजवादी सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि जिस जिले में मैं जाता हूं वहां सरकार की मैं उपलब्धि बताता हूं। और जितना किसानों को सुविधा दे सकती थी सरकार ने दी है, नौजवानों को जितना आगे बढ़ा सकती है सरकार ने बढ़ाया है। बिना भेदभाव के समाजवादी सरकार ने काम किया है और मैं तो बहस के लिए तैयार हूं। जब चाहे तब बहस कर ले। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 5 साल का विकास देखा है। उत्तर प्रदेश को कम से कम तमाम योजनाओं से जोड़ करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। ये तमाम लोग किसी की बात कर लें, लेकिन जनता ने जब समझ लिया है वो इन बातों में फंसेगी नहीं। वो एक बार फिर काम पर और समाजवादियों का जो काम है उस पर हमारी मदद करेगी। और आइए अब आगे आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश चुनावी दंगल में उतरे 12 दिग्गजों से। अखिलेश जी, बहन जी कह रही हैं झांसी में कि अमित शाह जी जो हैं आपके अंकल हैं और मोदी जी अंकल हैं, तो वहां तो एक ही अंकल थे, अब आपके 2 अंकल आ गए। एक ही नहीं समझ रहे थे, अब तो 2 कैसे समझेंगे? मैं वही बात सोच रहा हूँ कि देखो हमारी बुआ ने भी किसको अंकल बना दिया, बताओ। क्या बात है। और सोचने की बात तो ये है कि उन्हें अपना काम बताना चाहिए कि आखिरकार क्या काम किया है, और पत्थर वाली सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप।
पत्थर वाली सरकार यही कह सकती है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं जो कह सकती है। मोदी जी कह रहे हैं अगर कि मैं गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने, मेरा माई बाप है, तो अगर एक माई बाप मिल रहा है और एक भैया है तब तो बढ़िया है, आपको काहे के लिए एतराज होना चाहिए? तो ये अगर ऐतराज हमें थोड़ी है, ऐतराज भारतीय जनता पार्टी को कि हम न रहें। सवाल ये है कि बनारस गए तो कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं हमारा कर्ज उतारने आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए जब कुछ काम बताने को नहीं है तो कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है, और हमारे कारनामे का पूछ रहे हैं और अपना कारनामा छिपा रहे हैं। यहाँ पर जब पानी की जरूरत थी हम टैंकरों से पानी पहुंचवा रहे थे, आपने खाली ट्रेन भेज दी यहाँ, ये कितना बड़ा कारनामा किया। हाँ बाजी, ये बात तो है, मुख्यमंत्री सीधे इशारा करते हैं। बिल्कुल देखा, मैंने देखा, मैं घूम रहा हूँ, 6500 किलोमीटर चल चुका हूँ। एक सवाल ये कि आपने कहा पूरी तरह से साइकिल जो है नेताजी के पास है और नेताजी की होगी, नेताजी लेकिन चुपचाप बैठे हुए कहीं प्रचार में नहीं जा रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी प्रचार में भी गए हैं। 2 लोगों के लिए गए, तो कोई बात नहीं, नेताजी जिसके लिए जाना चाहे वो जाएं। लेकिन अब वो बाहर क्यों नहीं है? मैं तो सवाल बहुत साधारण तरह से पूछ रहा मैं हूँ। ये कहता हूँ कि बाहर आने ना आने की बात नहीं है, उनका आशीर्वाद सब पे है कि नहीं है। ये माना जाए कि अब वो वृद्ध हो गए? मैं ये कह रहा हूँ कि सब पे आशीर्वाद है कि नहीं है। है। वो अपर्णा के लिए भी गए, वो बाहर भी आए, चाचा के लिए भी आए। सब पे आशीर्वाद, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है राजनीति में, ये बताओ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि एक सवाल और, मायावती जी ये कह रही हैं कि शिवपाल जी अखिलेश खेमे को अंदर ही अंदर सेंध लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें कैसे पता चली और ये बात वो क्यों कह रही हैं? वह इसी बात की तो चिंता हमें है, अंदर की बात बहुजन समाज पार्टी को कैसे पता लग गई? तो ये जब अंदर अंदर कुछ बर्तन खटक रहे हैं इसीलिए बाहर पता चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बुआ का चाचा से कुछ जान पहचान ज्यादा हो गई हो? ये तो आप खबर दे रहे हैं फिर। अगर ये खबर है तो खबर मानिए। आपका एक बयान आता है और पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे लगता है हाहाकार होने लगा। आपके विरोधी तो 1000 बयान आप पे दे देते हैं एक बयान पे। ऐसा क्या है योगी जी, आपका एक बयान ऐसा कमाल क्या करता है? क्योंकि हम सच बोलते हैं, बाकी लोग झूठ। और जिन लोगों ने 14 वर्षों से प्रदेश में कुशासन फैलाया है, वह सच बोलने की क्षमता तो उनकी समाप्त हो चुकी है, वे सच सुन भी नहीं सकते हैं। आप कहते हैं, आप जब बोलते हैं लोग कहते हैं तो आग लग जाती है, ये क्यों होता है? आग नहीं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जो आग इन्होंने लगाई उसको बुझाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आजम खान साहब को मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करना चाहिए जिससे उनकी बुद्धि सही हो जाए, अब ये कौन सी बात हुई भाई, बताइए आप ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश को लूटते लूटते बुद्धि इन लोगों की भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है। तो वो बुद्धि की शुद्धि ये सूर्य नमस्कार से होगी? हाँ, क्यों नहीं, सूर्य नमस्कार तो एक जीवंत, भगवान सूर्य इस चराचर जगत का एक जीवंत देव है और उनकी उपासना, उनके रूप, उनकी उपासना के लिए की जाने वाली कोई भी साधना या कोई भी साधन व्यक्ति की बुद्धि को भी शुद्ध करेगा और उसके स्वास्थ्य को भी शुद्ध करेगा। आप कहते हैं गुजरात के जो मुसलमान हैं बड़े दिल वाले हैं। गुजरात का मुसलमान आज खुशहाल है, सुरक्षित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वोट बैंक, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रख दिया गया है। सरकारें आती हैं, उनको दंगाई बना करके दंगा करवाती है और फिर पिटवाती है, बाद में बेघर भी करवाती है। स्वाभाविक रूप से हिंदू भी पीड़ित होता है, मुसलमान भी पीड़ित होता है। इसी का लोगों ने कहा कि एक तरीका था कि लव जिहाद हो रहा, जिसको आपने कह दिया। लोग कह रहे थे प्रेम सौहार्द में शादियां हो रही थी तो बहुत अच्छा था, समाज में एकता आती, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आ रहे हैं। ये बताइए कि आपने दिवाली और रमजान को भी लकीरों में बांट दिया कि बिजली ज्यादा आती है, बिजली कम आती है। हमने किसी को बांटा नहीं है, हमने इस बात को कहा है कि अगर आप रमजान में बिजली दे रहे हैं तो नवरात्रों में भी बिजली दे दीजिए। सरकार कहती है हम भेदभाव नहीं करते हैं। सरकार भेदभाव कर रही है, सरकार के आंकड़े भेदभाव वाले बताए जाते हैं। 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान को दे रहे हैं और 600 करोड़ भी नहीं दे रहे हैं आप शमशान घाटों को। लेकिन आपके हाथ में राम मंदिर था तो ये तो बता दीजिए। अब तो आपके हाथ में जब राम मंदिर तो तारीख तो आप बता दीजिए। राम मंदिर भी बनेगा, आप इंतजार करिए। तारीख नहीं बताएंगे? आपको भी बुलाएंगे। नहीं, तारीख नहीं बताएंगे आप? तारीख जिस दिन तय होगी आपको ही बुलाएंगे। सबसे पहली बात सर, आप बिहार में थे, यूपी में थे और आप पर तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ सपा और बसपा के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये दशा है ना, सपा तो अब दम तोड़ रही है। इस 3 मरहले के चुनाव जो हो चुके हैं, सपा दम तोड़ रही है, कांग्रेस दम तोड़ रही है। तो जाहिर है जब इनके खिलाफ कोई सच्चाई कहता है
और इनको एक्सपोज करता है, तो ये लोग बौखलाहट और फरसुदा ख्यालात का इजहार करते हैं। तमाम मुस्लिम जो धार्मिक गुरु हैं, किसी ने बसपा का समर्थन किया है, किसी ने सपा का समर्थन किया है, क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी अलग लड़ने के बजाय धर्म की राजनीति के आरोप आप पर लग रहे हैं, आप किसी एक का समर्थन कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि इस्लाम में कोई धर्म गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना मैं धर्म गुरु, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। तीसरी बात यह कि जिन लोगों ने मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की तायद की है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। एक आखिरी सवाल साहब, पीएम कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान को बराबर जगह मिलनी चाहिए, दोनों की बराबर जगह मिलनी चाहिए, दिवाली और रमजान में बराबर बिजली आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उपद्रवी हैं। जो भाषा का स्तर जहां जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी इसको भी लेकर टारगेट करते हैं। ट्विटर पे आपने काफी कुछ लिखा है, आप क्या ख्यालात रखते हैं? ये सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि रमज़ान, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप नजीब की माँ से क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप ज़किया जाफरी से क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप क्यों गोवा में बीफ पुलाव करते हैं और सब जगह आप यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलेगी तो आप स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे? तो प्राइम मिनिस्टर के ज़बान से इस तरह की अल्फाज निकलना, ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात कि अखिलेश कहते हैं कि गंगा की सौगंध खाकर कहो। मैं अखिलेश से कहता हूं कि आप गंगा की सौगंध खाकर कहिए कि मुजफ्फरनगर के जिन 7 महिलाओं की रिपोर्ट एमनेस्टी ने शाये की, 2 साल से उनको इंसाफ नहीं मिला चार्जशीट डालने को, क्या आपने इंसाफ किया? खाओ गंगा की सौगंध खाकर कहो कि तुमने रिजर्वेशन का वादा नहीं किया था मुसलमानों से। उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बीड़ा संभाला हुआ है, मोर्चा संभाला है। मैम, अमेठी में जब आप आती हैं, राहुल भैया को जरूर याद करती हैं और खूब तंज कसती हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना यहाँ पे, तो इसीलिए जो दिखता नहीं उसी को याद किया जाता है। पिछले दिनों उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहाँ आई थी, उन्होंने सीधा वार अमेठी आई थी, और अमेठी में उन्होंने रायबरेली आई और उन्होंने कहा कि अमेठी हम आएंगे। रायबरेली जिला अलग है, वो नहीं आई थी यहाँ। और मैंने जो पहले वाक्य कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि वो नहीं आएंगी, और मैंने जो कहा वही हुआ, आए नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जनता के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन उनका जो वार रहता है हमेशा प्रधानमंत्री पर रहता है। आप भी सर्वोच्च गांधी परिवार पर ही वार करती हैं, क्या ये कोई आप प्रत्याशी रह चुकी हूँ, तो आपको क्यों लगता है कि वो सोने में धुले हैं कि उनका नाम लेना भी हम जैसे गरीब लोगों के लिए उचित नहीं है? एक बात और है कि अखिलेश यादव लगातार अब जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, वो एक अलग मोर्चे पर जा रहा है। शब्दों की लड़ाई ज्यादा हो गई है बजाय विकास की। आपने हमारे ही चैनल पर कहा था कि महिला सुरक्षा का जो विषय है वो बड़ा विषय है, आपने एक विषय भी उठाया था। लेकिन अब चुनाव आपके चैनल पे मैंने अखिलेश जी और विशेष उनकी पत्नी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, महिला सुरक्षा क्या, महिला के हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए। मैं तैयार हूँ वो चर्चा करने, तो आए नहीं। आपने किस न्यूज चैनल पे देखा होगा, डिम्पल जी स्वयं सपा के समर्थकों के बीच में अपने आप को असुरक्षित मान रही थी। तो जो अपने ही कार्यकर्ताओं के मध्य में सुरक्षित नहीं है, वो जनता को क्या हवाला दे रहे हैं महिला सुरक्षा का? एक आखिरी सवाल और करूंगा कि अमेठी में आप गायत्री प्रजापति का नाम उठा रही हैं, लेकिन कई ऐसे हैं दागी हैं जो बीजेपी के भी लिस्ट में शामिल हैं। क्या नहीं लगता कि चुनाव जिस तरीके से जा रहा है, शब्दों की लड़ाई, कब्रिस्तान, शमशान, गधा, काफी कुछ अब चुनाव में खत्म होता जा रहा है या बदलता जा रहा है? मैंने आपके चैनल पे पहले दिन से कहा था कि अखिलेश जी विकास के मुद्दों पर राजनीति अथवा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एक एक विषय पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में है, राहुल गांधी यहाँ फूड पार्क की इतनी बात करते हैं। फूड पार्क का सच क्या है? 2011 में उन्होंने अमेठी की जनता को आश्वस्त किया था कि यहाँ पावर प्लांट लगेगा ताकि फूड पार्क चल सके। फूड पार्क की जमीन तक निश्चित नहीं की थी, सिर्फ शिलान्यास कर दिया था। गुजरात के गधों का जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है यूपी के चुनावों में, ऐसे मुद्दे लाने की क्या जरूरत है? नहीं, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने कल कह दिया। फागुन का महीना चल रहा है, अगर कुछ मजाक कर ही दी तो इतने सीरियस क्यों गए लोग? अगर उसका रिलेवेंस नहीं था तो क्यों 10-10 मिनट सफाई दी जा रही है? गधा कहना कहीं शिष्टाचार का उल्लंघन तो नहीं था? क्या विज्ञापन नहीं आ रहा है? क्या ये झूठ है? क्या ये तथ्य सच नहीं है? गुजरात के गधों का प्रचार का विज्ञापन नहीं हो रहा है? जब आप विज्ञापित कर रहे हो तो इस बात को अगर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मेंशन किया तो कोई गुनाह तो नहीं किया। शिवपाल यादव अगर 11 तारीख के बाद में पार्टी बनाते हैं तो किधर रहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी, आदरणीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और निशान झंडे, यहीं से राजनीति शुरू की थी और जीवन पर्यंत यहीं राजनीति करूंगा और इसके अलावा कभी की सोच नहीं सकता। सपा कहाँ?
मुझे लगता है अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं तो अच्छा है, और अभी बाकी के फेजेस बचे हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। पहला फेज़ में जहाँ पे हम लोग इतना अच्छा नहीं करते थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पार्टी एक विशाल हमारे बहुत ज़्यादा हमारे ये चुन के आने वाले हैं। मैम, जिस प्रकार से बीजेपी और बीजेपी के नेता हर जगह कह रहे हैं काम नहीं कारनामा बोलता है, अपराध को लेके घेर रहे हैं, क्या लग रहा है कि एक ही सवाल उनके पास रह गया? मुझे लगता है कि इतना मशरूफ़ हो गए थे सब मन की बात करने में कि काम की बात तो करी नहीं, और क्योंकि अब समाजवादी लोगों का काम जो दिख रहा है ज़मीन पे, तो मुझे लगता है एक बौखलाहट सी हो गई है, इसी वजह से वो ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। मैम, एक चीज़ आखिरी, उन्होंने कहा कट्टे के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार रही और सपाई सरकार चलाते रहे थानों में, ऐसा क्या? ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है और लोगों को बहकाने वाली बातें। लोग यही बता रहे हैं कि आप आए हैं उनके बीच में। चुनावी हलफनामे में एक बहुत बड़ी गाड़ी आपने दिखाई है अपने पास, उस बहुत बड़ी गाड़ी से इन छोटी गलियों में आना। मैंने नहीं दिखाई है, वो मेरे हस्बैंड ने दिखाई है। चुनावी हलफनामा पति और पत्नी दोनों का होता है। आपको मेरा चेक करना चाहिए और मेरे पति का। मेरे पति एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी। सवाल ये नहीं था जो रीता जी का आरोप है, सवाल ये है कि वहाँ से इन छोटी गलियों पे जब आप आती हैं तो जो अंतर दिखाई देता है पूरा का पूरा विकास का, कि राजधानी में होते हुए इलाका अभी तक डेवलप नहीं हो पाया कैंट का। आप उनसे पूछिए जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो किस प्रकार की हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो पूरा उनका चिट्ठा खोल कर आप देख सकते हैं। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है, सारी चीजें आपके सामने हैं, किस तरह से उन्होंने अपने फंड का मिसयूज किया है और वो फंड कहाँ गया, कौन से उनके सीक्रेट खाते में है जिसकी वजह से बीजेपी के उसमें चली गई, नोटबंदी करा के कौन से नोट उन्होंने चेंज कराए और क्या क्या किया, वो सब सारी चीजें इलेक्शन के बाद देखी जाए। 8 महीने से आप कैंट में काम कर रही है मैम, बहुत आसान सीट नहीं है क्योंकि रीता जी यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, आप कोई आसान सीट भी चुन सकती थी, कैंट ही क्यों चुना आपने? लोगों के जन समर्थन से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और दूसरी बात, मेरा जन्म स्थान कैंटोनमेंट है, मैं उदयगंज की पैदाइश हूँ, मैं लखनऊ की बेटी हूँ, उसके बाद इटावा की बहू हूँ। रानियों को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, क्या लगता है आपको ऐसा? जरूरी लोकतंत्र है और उसमें लड़ना पड़ता है, और लोकतंत्र में जो है कोई राजा रानी नहीं है। क्या तो हम लोग सब लोग जो तो यहाँ तो बस महज कितना कहूँ, 1 की दूरी है और पीछे बगल में रैली हो रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं और आपके लिए तो वो कुछ कहेंगे ही नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब पार्टियों का अपना अपना अधिकार। नहीं, लेकिन गठबंधन है हर जगह में। मैं अभी कल वहाँ पे था झांसी में, वो कांग्रेस के लिए मांग रहे थे, मैं वहाँ ललितपुर में था कांग्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पे वो कैसे? लेकिन आप कैसे मान के चल रहे हैं कि वो क्या करेंगे? अच्छा, वो अंदर अंदर कुछ कर देंगे? नहीं, आपको कभी पता है क्या कि वो आपसे मिले थे कि क्या कहें? मैंने उनसे इंटरव्यू किया, तो क्या कहें? वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के साथ हैं हम, कांग्रेस को दिखाना है। कह दिया जो कहने वाले। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 रानियों की लड़ाई है। 2 रानियों की लड़ाई है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले कहा कि इस लोकतंत्र में कोई राजा और रानी नहीं है। यहाँ 4 पार्टियां लड़ रही हैं जिनकी आइडियोलॉजीज हैं। हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। और आपके अगले सवाल करने से पहले मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने को हारा मानी, अपने को हारा मानी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएंगे तो आप देखिएगा पिछले 3 चुनाव में उनको 4000 वोट मिला है, 8000 वोट मिला है और 11000 वोट मिला है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने को हारा माना, तब उन्होंने यहाँ पर एक तमाशा खड़ा किया है। ये बड़ी दिक्कत है कि मैं समझूं किसे रानी, वो भी कह रही हैं, ये भी कह रहे हैं, तो कौन असल में रानी है? देखिए, रानी का जमाना तो अब नहीं है, बहुत खूब, इसलिए रानी तो कहना गलत होगा, लेकिन हम एकमात्र पत्नी है आपके अमेठी नरेश की। लेकिन आप बार बार एक बात कहती हैं, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कौन सा 24 साल से नाइंसाफी हुई जिसकी आप इंसाफी की बात करती हैं? जनता समझ रही है जो न्याय उसको करना है, जो इंसाफ उसको करना है, इसलिए हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे और जनता को वोट करने दीजिए, वो बताएगी। आप आंचल फैलाती हैं, कहती हैं जनता के सामने जाती हैं, तब कहती हैं आंचल, जानते हो आंचल क्या होता है? हाँ, आंचल। तो आंचल फैलाती हैं, आप कहती हैं कि
कि मुझे 24 साल से इंतजार है, तो वही न्याय मुझे आज चाहिए। तो रानी को कौन सा न्याय चाहिए जिसके लिए वो जनता के पास जाती हैं? आप अपने बच्चों के पास भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे मेरी कुटिया चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरा संसार चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे जनता के लिए भी न्याय चाहिए। इतने वर्षों से जनता के लिए जो चुनाव करके आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। बाहर निकलने पे दुख ही दुख नजर आता है। इसके लिए भी न्याय चाहिए। अभी तक जो चुनाव का प्रचार रहा है वो कैसा रहा है और जीत की क्या उम्मीद लग रही है? जीत की तो हमें पूरी उम्मीद है। हम पिछले 2 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ से पिछले 25 साल से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने बहुत काम किया अपने क्षेत्र में। उन्होंने बहुत काम किया है और हमने भी जब से हम वापस हिंदुस्तान आए हैं 3 साल पहले, तब से तकरीबन 1.5-2 साल से हम यहाँ मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में। जो एक चार्ज लगता है परिवारवाद का कि जितने पॉलिटिशियंस होते हैं जब उनका मन भर जाता है पॉलिटिक्स से अपने बच्चों को ले आते हैं, वो जो चार्ज लगता है आप उसको कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, इस चीज़ को मैं इस चीज़ से मुंह नहीं फिरा सकती कि मुझे अपने पिताजी की विरासत का फ़ायदा मिलता है, अपने बाबू की, अपने परिवार की जो उनकी लेगेसी है उसका फ़ायदा मिलता है, पर उसको बरकरार रखने के लिए मुझे अथक मेहनत करनी पड़ती है। और ये लोकतंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक मौका मिल सकता है, पर काम मुझे ही करना है और जिताना जनता को ही है। फाइनल वोट और जो फाइनल एक जवाब होता है वो जनता के ही हाथों में है। और आपके माँ बाप, आप बोल रही थी, चाहते मतलब हर इंडियन पेरेंट की तरह वो चाहते हैं कि आप टाइम पे घर आ जाएं। कैंपेनिंग कर रहे हैं लेकिन टाइम पे घर आ जाएं। क्या बोलते हैं बताइए? नहीं, वो बस हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी उन्हें लगता है कि बेटा अंधेरा हो रहा है, अब घर आ जाओ। काफ़ी उन्होंने सिक्योरिटी पे भी वो कर रखा है। तो इंडियन पेरेंट्स इनफैक्ट, यू कांट इवन, बस इंडियन पेरेंट्स ही नहीं, माँ बाप हर जगह अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, तो अच्छी बात है। हमारे साथ 2 केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। महानायक अमिताभ बच्चन से अपील की है कि गुजरात के गधों का प्रचार न करें। देखो, डिफीट के डिप्रेशन में दिमाग का संतुलन तो बिगड़ते हुए देखा है हमने, लेकिन डिफीट के डिप्रेशन में और डिफीट के डिप्रेशन के एहसास मात्र से ज़बान का संतुलन बिगड़ जाए, ये हमने पहली बार देखा है। मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या जो समाजवादी पार्टी, उनके पास आज जो है वो नीतियों और नीयत दोनों का टोटा पड़ गया है। आज उत्तर प्रदेश में वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने 5 सालों में क्या कुकर्म किया है, तो उस कुकर्म का हिसाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अब वो रोज़ जो है वो सुबह उठते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं, शाम को सोते हैं, फिर सोचते हैं कि कल सुबह क्या कोसेंगे। तो ये जो कोसते कोसते वो सीधे कोसी नदी जाने वाले हैं और कहीं नहीं। एक मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आतंकवादी तक करार दे रहे हैं। देखो, एक बार एक कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, उन्होंने मोदी जी को जो है वो मौत का सौदागर कहा था, तो गुजरात की जनता ने उनको जो है वो पूरा उसका हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ कर दिया था। और अब ये जो हो रहा है उनका भी हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की जनता, हर सवाल का उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 नवंबर की रैली को मैंने खुद वहां पे मौजूद था, मैंने सुना था। आपके काम की उन्होंने बड़ाई की और आपको अपना भाई कहा। तो काम के बदौलत और साथ साथ में आप जिस तरीके से आपकी छवि है पार्टी में भी, क्या हम कह सकते हैं कि हम यूपी के होने वाले सीएम से बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक जिम्मेदारी है भारत सरकार की। मैं लोकसभा का सदस्य हूँ और उस काम को करने में मैं लगा हूँ। बीजेपी का उम्मीदवार बीजेपी ने क्यों नहीं दिया अभी तक? ये लगातार इस बात को लेकर के हमला हो रहा है पार्टी पर। ये हमारे रणनीति का हिस्सा है। कई चुनाव बिना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किए हुए भी हम जीते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड इनके उदाहरण हैं। बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। वैसे हमारे पास अनेक योग्य नेता हैं। कम से कम 10 ऐसे नाम हैं जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे। अनेक नाम हैं, कोई भी हो सकता है। अगर बीजेपी कहीं 100-150 से 170-180 तक पहुंचती है तो बसपा से गठबंधन करके सरकार बना सकती है। हम सरकार बनाएं या न बनाएं, सपा और बसपा से इस प्रदेश में कभी गठबंधन नहीं करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में मिलने जा रहा है, इसलिए उसमें चिंता करने की ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली।